दोस्तों नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत और आप देख रहे हैं राजनीतिक पोल। दोस्तों, जो लौटने वाले थे मुस्कानों के साथ, 26 उनमें ऐसे हैं जो कफन ओढ़ करके लौटे। नवविवाहित जोड़ों के सपने, बच्चों की किलकारियां और परिवारों की हंसी, सब कुछ गोलियों से चीर दिया गया। आतंकियों ने हिंदू मुसलमान में बांटने का षड्यंत्र किया, इंसानियत का गला घोटा आतंकवादियों के मंसूबों को पूरा करने के लिए। हमारे देश के कुछ राजनेता लाशों के इसी ढेर पर हिंदू मुसलमान का कारोबार कर रहे हैं। पाकिस्तानी आतंकवादियों ने भारत के निर्दोष पर्यटकों की हत्या की। तब देश की जनता चाहती है प्रधानमंत्री सीधा, स्पष्ट और ठोस जवाब दें, भारत की धरती से आतंकवादियों को ललकारें। लेकिन क्या हुआ? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अमेरिका, चीन और रूस जैसे देशों में जाकर हिंदी में भाषण देते हैं, अपने ही देश में बिहार में अंग्रेजी में बोलते हैं और धमकी भी भारत की धरती से नहीं, बिहार की धरती से देते हैं। क्या बिहार भारत से अलग है मोदी जी? या फिर बिहार सिर्फ आपके लिए एक चुनावी स्टेज बन गया है? आतंकवादियों ने भारतीयों का भारत में खून बहाया तो चुनौती भारत से दी जानी चाहिए थी, चाहे दिल्ली से, चाहे श्रीनगर से, चाहे पहलगांव से। लेकिन यहां चुनौती बिहार से दी गई, जहां चुनाव की बिसात बिछ रही है। दोस्तों, पहलगांव में बैसन घाटी को अमरनाथ यात्रा से पहले बिना सुरक्षा मंजूरी के 20 अप्रैल को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। यह परंपरागत रूप से प्रतिबंधित इलाका है। सवाल उठता है, यह अनुमति किसने दी? जिला मजिस्ट्रेट ने अनुमति दी, पर्यटन विभाग ने अनुमति दी, या टूर ऑपरेटरों की मिली भगत? गृह मंत्री अमित शाह ने इसे सुरक्षा चूक माना है, लेकिन कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई। दोस्तों, क्या यह लापरवाही थी, साजिश थी या मिली भगत? अगर मिली भगत साबित हो तो क्या आईपीसी की धारा 304 लापरवाही से मृत्यु या 120 आपराधिक साजिश के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा? दोस्तों, जवाबदेही कौन लेगा? दोस्तों, आतंकवादियों के पास अत्याधुनिक हथियार, AK और बारूद आते कहां से हैं? सरकार क्या कर रही है? सरकार का काम क्या है? जब देश का पूरा लेन देन बैंकिंग सिस्टम और रिजर्व बैंक की निगरानी में है, तो आतंकवादियों के पास नकदी पहुंचने का मतलब साफ है। या तो प्रणाली में बहुत बड़ी चूक है, या फिर जानबूझकर मिली भगत से आंखें मूंद दी गई। सेना, BSF, CRP सब कुछ केंद्र सरकार के अधीन, सीमाओं की रक्षा की जिम्मेदारी मोदी सरकार की। फिर मोदी जी पाकिस्तानी आतंकवादी की घुसपैठ क्यों होने दी? 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी के बाद दावा किया था आतंकवाद खत्म हो जाएगा। 26 फरवरी को बालाकोट पे एयर स्ट्राइक के बाद कहा गया कि हमने सब आतंकवादी मार डाले। 5 अगस्त 2019 को धारा 370 हटाने के बाद दावा किया गया अब आतंकवाद नहीं पनपेगा। तो मोदी जी जवाब दीजिए, नोटबंदी, बालाकोट, एयर स्ट्राइक और 370 हटाने के बाद यह आतंकी कैसे और कहां से क्यों आने दिए गए? यह केवल एक संयोग नहीं है। जब पाकिस्तान के आतंकवादी ने हमला किया तो उसी समय कुछ ताकतें भारत में हिंदू मुसलमान का खेल खेलने में जुट गई। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर की बातों को ठीक आतंकवादियों ने हमले के दौरान उपयोग किया, और जो कुछ जनरल मुनीर की बातें हैं वही बातें भारत का गोदी मीडिया, और उसी नैरेटिव को भाजपा ने आगे बढ़ाया छत्तीसगढ़ में। यह केवल एक संयोग नहीं, आतंकवादियों ने पहलगांव में जिसके पति की हत्या कर दी, छत्तीसगढ़ की भाजपा ने उस महिला का कार्टून बना दिया। क्यों? क्योंकि राजनीति करनी थी, हिंदू मुसलमान करना था। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का दावा, 140 करोड़ आबादी में अभी राष्ट्रवाद नहीं है, और जब तक राष्ट्रवाद 140 करोड़ आबादी में नहीं होगा तब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। इसका मतलब यह है, चाहे जनता मरे, जवान मरे, किसान मरे, लेकिन दोषी हुए जो भाजपा के पीछे न दौड़े, बाहरी राष्ट्रवाद। यही है नया राष्ट्रवाद, जहां पीड़ित जनता ही अपराधी बना दी जाती है। और या फिर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को जानकारी है कि आतंकवादी वारदातें होती रहेंगी, तो मोदी सरकार का जिम्मेदारी बनता है कि पीयूष गोयल को पकड़ा जाए, पीयूष गोयल को पूछा जाए कि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने तो सारी हदें पार कर दी, सीधे संविधान को दोषी ठहरा दिया, कह दिया संविधान में दिए गए अधिकार ही आतंकवाद बढ़ाते हैं।
जब आतंकवादी भारत की धरती पर हमला कर रहे थे तब कश्मीरी मुसलमानों ने अपने देश के नागरिकों को बचाने के लिए जान की बाजी दांव पर लगा दी। सैयद हुसैन साहब सहन नहीं कर पाया, करता भी कैसे, वह तो कश्मीरी और कश्मीर की मेहमानबाजी की परंपरा की घुट्टी पीकर पला बढ़ा था। उसका बलिदान और मदद हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए। हमें यह समझने की जरूरत है कि सिर्फ आतंकवादियों की पहचान से धर्म का कोई लेना देना नहीं होता, बल्कि हर नागरिक का, चाहे वह हिंदू है या मुसलमान, वह देश के लिए अपनी जान दे सकता है। भारत में मानवता की कोई सीमा नहीं है दोस्तों। लेकिन जब देश आतंकवादियों से लड़ रहा था तब देश में एक सीनियर ऑफिसर डीएसपी देवेंद्र सिंह न केवल आतंकवादियों के साथ था बल्कि उन्हें समर्थन भी दे रहा था। यह वह अफसर था जिसे 11 जनवरी 2020 को हिजबुल के कुख्यात आतंकवादी सैयद नवीद मुश्ताक और आरिफ राथर के साथ में गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन 2018 में उसने राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त किया। आखिर क्यों? डीएसपी देवेंद्र सिंह की गिरफ्तारी के बाद यह बात सामने आई कि आतंकवादियों के साथ मिलकर काम करता था। लेकिन क्या हुआ? मोदी सरकार के इशारे पर दिल्ली पुलिस के द्वारा 90 दिन में चार्जशीट दाखिल न किए जाने के कारण डीएसपी देवेंद्र सिंह को जमानत मिल गई। क्या यह संकेत नहीं है कि हमारे देश में आतंकवादियों के साथ जुड़े हुए लोग सिस्टम के भीतर ऊपर तक छुपकर काम कर रहे हैं? यह सच हमारे लिए खतरनाक है। अब हम बात करते हैं एक और नाम की, मसूद अजहर, संसद पर हमले का मास्टरमाइंड, जिसे अब तक सजा नहीं हुई। क्या आपको याद है 13 दिसंबर 2001 का वह दिन जब हमारी संसद पर हमला हुआ था? 9 लोग मारे गए थे। क्या आप जानते हैं कि वो हमला मसूद अजहर के द्वारा कराया गया था? संसद पर हमला कराने वालों के मददगार अफजल गुरु को 9 फरवरी 2013 को फांसी दी गई। लेकिन संसद पर हमला कराने के लिए आतंकवादियों को दिल्ली पहुंचाने और दिल्ली के होटल में कमरा दिलाने और गाड़ी दिलाने के लिए अफजल गुरु को विवश करने वाला मसूद अजहर के आतंकी संगठन का मददगार डीएसपी देवेंद्र सिंह था। वो डीएसपी देवेंद्र सिंह मौज कर रहा है। संसद पर हमला कराने, 9 लोगों की हत्या कराने, भारत पर हमला कराने वाला राष्ट्रपति का पुरस्कार भी पाता है, आतंकवादियों के साथ गिरफ्तार भी होता है, उसकी जमानत भी हो जाती है और वो मौज कर रहा होता है। यह कल्पना कीजिए किसके राज में हो रहा है। क्या आपको याद है कि बीजेपी ने उस समय एक बड़ा कदम उठाया जब देश के इस दुश्मन को 2018 में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? क्या यह हमें यह संदेश नहीं देता हमारी सरकार आतंकवादियों के साथ मिलकर काम कर रही है? भाजपा वही पार्टी है जो डीएसपी देवेंद्र सिंह के आतंकवादियों के साथ कनेक्शन की अनदेखी करती है। संगठन के भीतर इस तरह के रिश्ते, क्या यह उस साजिश का हिस्सा नहीं जो इस देश की सुरक्षा को कमजोर कर रही है? क्या यह संयोग है? क्या यह सिर्फ एक समयबद्ध घटना है या फिर एक सुनियोजित योजना का हिस्सा है जिसमें आतंकवादियों के साथ मिलकर काम करने वाले हमारे सरकारी अधिकारियों को प्रमोट किया जाता है? क्या हमें यह स्वीकार करना होगा कि हमारे ही सिस्टम के भीतर देश के दुश्मन समाये हुए हैं? क्या हम इन्हें बर्दाश्त करेंगे? यह सवाल सिर्फ सरकार से नहीं, हर भारतीय नागरिक से पूछा जा रहा है। देश की सुरक्षा को खतरा आम नागरिक से नहीं, हमारे अपने ऐसे नेता जिनकी वजह से पुलवामा और पहलगाम हुआ, और ऐसे अधिकारी डीएसपी देवेंद्र की तरह जिनकी वजह से संसद पर हमला हुआ, इनसे खतरा है। अगर आप भी मानते हैं कि अब झूठ नहीं, सच्चाई की जरूरत है, अगर आप भी मानते हैं कि आतंकवाद से लड़ने के लिए संविधान को नहीं, सत्ता के लालच को बदलने की जरूरत है, अगर आप भी मानते हैं कि भारत एक चुनावी अखाड़ा नहीं, शहीदों की भूमि है, तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। पूछे सरकार से कि हमारे देश की खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट थी पुलवामा हमले से पहले आतंकी हमले की, उस रिपोर्ट को खारिज क्यों किया गया? पहलगाम की घटना से पहले आतंकी हमले से पहले रिपोर्ट थी खुफिया एजेंसी की, उसकी अनदेखी क्यों की गई? पूछिए कि जब हवाई जहाज से जवानों को सुरक्षित पहुंचाने की मांग की गई तो मोदी सरकार में वह कौन देश का गद्दार है जिसने जवानों को सुरक्षित पहुंचाने के लिए हवाई जहाज की मांग को खारिज किया? 300 किलो से अधिक आरडीएफ कहां से आया? और पूछिए
हर बार कहा जाएगा पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा। पुलवामा अटैक के बाद भी कहा गया था कि हम नदी का पानी रोक देंगे, और अब फिर कहा गया कि नदी का पानी रोक दिया जाएगा। नदी का पानी सिर्फ बोलने से नहीं रुकता है। तो दोस्तों, आपसे उम्मीद करता हूं, अपील करता हूं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सच्चाई की आवाज बनिए, देश के असली गद्दारों को बेनकाब कीजिए, शेयर करिए, आवाज उठाइए, क्योंकि अब चुप रहना गुनाह है। फिर मिलते हैं एक अगली पोल खोल के साथ, राजनीतिक पोल खोल में। तब तक के लिए धन्यवाद। 6 नवविवाहिता ऐसी हैं जिनका सुहाग गुजार दिया आतंकवादियों ने, उनके हाथों की मेहंदी नहीं सूखी थी। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वह आतंकी वारदात में मारे गए दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे, दुख की इस घड़ी में उनके परिजनों को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे, और जो घायल हॉस्पिटलों में हैं उन्हें शीघ्र स्वस्थ करे। और मैं उम्मीद करता हूं, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं सद्बुद्धि प्रदान करने के लिए भाजपा को, कि भाजपा आतंकवाद को खत्म करे, न कि चुनाव का स्टंट बनाए। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद बीबीसी की रिपोर्ट है कि वहां पर एक कौवा मरा, पेड़ टूटा, लेकिन एक भी आतंकवादी मारा गया, ये आज तक कोई सबूत नहीं है। और पूरे देश में कहा गया कि आतंकवादी खत्म कर दिए। कोई सबूत अगर है तो नरेंद्र मोदी उसे सार्वजनिक करें और बीबीसी को भारत में प्रतिबंधित करें। बीबीसी ने तत्काल अगले दिन स्टोरी लगाई थी। हम ये भी जानते हैं कि एयर स्ट्राइक के बाद किस तरीके से हमारे एक जहाज को पाकिस्तानियों ने मार गिराया। हम ये भी जानते हैं कि हमारे देश के पायलट को बंधक बना के रखा, रिहा करने के लिए पूरी दुनिया से मदद मांगनी पड़ी। और हम ये भी जानते हैं कि एयर स्ट्राइक के बाद हमारे एक हेलीकॉप्टर में हमारे 8 जवानों की, एयरफोर्स के जवानों की हत्या हुई है। तो इसलिए बालाकोट में हमने क्या पाया वो तो आज पहलगांव की घटना ने भी उजागर कर दिया है। लेकिन बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद हमने क्या क्या खोया है ये जमाना जानता है।